नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। 4 दिसंबर को मना इंटरनेशनल चीता डे। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत आए हैं चीते। कम होती प्रजनन दर है चिंता की वजह। भारत ने बनाई पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा। एजिथ्रोमाइसिन से 10 गुना अधिक प्रभावी है ये दवा। AMR से लड़ाई में होगी मददगार। और ईरान में हिजाब को लेकर कड़ा कानून संसद से पारित। राष्ट्रपति की मंजूरी में हो रही है देरी। उदारवादी नेता हैं राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान। आइए शुरू करें। 4 दिसंबर को इंटरनेशनल चीता डे का आयोजन किया जाता है और हर साल यह दिन बिग कैट की इस प्रजाति की विशिष्टता और इसके संरक्षण के प्रयासों के लिए एक रिमाइंडर लेकर आता है। आंकड़े बताते हैं कि जंगल में केवल 75-100 चीते बचे हुए हैं। ये सभी बिग कैट स्पीशीज में सबसे ज्यादा संकट में हैं। चीतों की कम होती संख्या के लिए 3 कारण मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। इनमें ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, हैबिटेट लॉस और इलीगल ट्रेड शामिल हैं। इसके अलावा कम होती प्रजनन दर भी इनकी कम होती जनसंख्या के लिए जिम्मेदार है। हमारे इकोसिस्टम में चीता एक खास स्थान रखता है। चीता जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। ये लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक दौड़ सकता है। यह स्पीड हाईवे पर दौड़ती कार की स्पीड के बराबर है। चीते की इस स्पीड में इनकी पूंछ का बड़ा रोल होता है। ये पूंछ का इस्तेमाल दौड़ते वक्त बैलेंस बनाने के लिए करते हैं। चीते शेर की तरह रोर यानी दहाड़ते नहीं हैं। इसका प्रजनन काल तकरीबन 93 दिनों का होता है। चीतों में मादा बड़े होने पर अपने समूह को छोड़कर एक स्वतंत्र जीवन के लिए अलग समूह का निर्माण करती है, लेकिन नर चीते अपने समूह में ही रहकर कोलिएशन बनाते हैं। चीते इकोसिस्टम में प्रेडेटर की भूमिका में हैं। ये शिकार के जरिए घास के मैदानों को ओवरग्रेजिंग से बचाते हैं। साथ ही जिन जीवों का शिकार करते हैं उनकी पॉपुलेशन को हेल्दी बनाए रखने में इनकी अहम भूमिका होती है। दरअसल ये कमजोर और बीमार जानवरों का शिकार करते हैं तो बीमारियों से बाकी के जानवर सेफ रहते हैं। देखिए, भारत में 1952 में ही चीते एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त घोषित कर दिए गए थे। देश के अंतिम चीते की मौत अविभाजित मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के साल वनों में हुई थी। भारत में चीतों के रीइंट्रोडक्शन के प्रयास किए जाते रहे हैं। फिर सितंबर 2022 में प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित किया गया। इसके अलावा फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया गया था। इस चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक चीते जंगल में नहीं घूम रहे। इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखा जा रहा है। शुरुआत में कुछ चीतों की मौत भी हुई, जिसने इस प्रोजेक्ट पर सवाल भी खड़े किए। गांधी सागर सैंक्चुअरी को चीतों के दूसरे घर के तौर पर चुना गया है। ये सैंक्चुअरी पश्चिमी मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिलों में फैली हुई है। वहीं कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। इसका नाम कूनो नदी के नाम पर पड़ा है और ये नदी पार्क में दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। ये पार्क को 2 भागों में विभाजित करती है। इस खबर के महत्व को समझने के लिए 2012 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करते हैं। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित पर विचार करें। काली गर्दन वाला सारस, चीता, उड़ने वाली गिलहरी, हिमतेंदुआ उपर्युक्त में से कौन से जीव भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4, केवल 2 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4? इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अपने ही देश के एक कानून को लेकर संदेह जाहिर किया है। दरअसल ईरान में हिजाब नियमों का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को कठोर दंड देने वाला एक कानून लाया गया है। ईरान की संसद ने इस कानून को मंजूरी भी दे दी है, लेकिन लागू करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए। अभी तक राष्ट्रपति की तरफ से यह साफ नहीं किया गया है कि वे कानून पर साइन करेंगे या नहीं। मसूद पेजेश्कियान जुलाई में ही ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। मसूद पेजेश्कियान ईरान की राजनीति में सुधारवादी यानी रिफॉर्मिस्ट नेता माने जाते हैं और उन्होंने अपने कैंपेन में मोरल पुलिसिंग को हटाने का भी दावा किया था। रिफॉर्मिस्ट और कंजर्वेटिव ये 2 शब्द ईरान की राजनीति में बड़ी भूमिका रखते हैं। कंजर्वेटिव को पश्चिमी मीडिया हार्डलाइनर कहती है। इन दोनों शब्दों में विचारधारा का अंतर है। रिफॉर्मिस्ट आइडियोलॉजी के नेता पश्चिम के देशों को ईरान का दुश्मन नहीं मानते, जैसे कि मसूद पेजेश्कियान ईरान की मोरल पुलिस द्वारा महिलाओं के कपड़ों को लेकर की जाने वाली कार्रवाई को अनैतिक मानते हैं। देखिए, 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान में महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर
अपने बाल ढकना अनिवार्य किया गया है। तब से ईरान में महिलाएं पब्लिक प्लेस पर हिजाब से अपना सिर ढकती हैं। लेकिन हाल के दिनों में जब से महसा अमीनी का मामला हुआ है, तब से हिजाब न पहने जाने के कई मामले सामने आ रहे हैं। इन मामलों पर रोक लगाने के मकसद से ही नया कानून लाया गया है। 2022 में 22 साल की महसा अमीनी की मौत ईरान में पुलिस हिरासत में हो गई थी। महसा अमीनी का कसूर था कि उन्होंने हिजाब नहीं पहना था। इसी के चलते धार्मिक मामलों की पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। हिरासत में हुई मारपीट के चलते वे कोमा में चली गईं और उसके बाद उनकी मौत हो गई। इसके विरोध में ईरान की महिलाओं ने नो टू हिजाब कैंपेन चलाया। वे अपने हिजाब जलाकर और बाल काटकर विरोध प्रदर्शन कर रही थीं। हालांकि पुलिस का कहना था कि ये मौत हार्ट फेलियर के चलते हुई थी। ईरान की संसद द्वारा पारित कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों या सोशल मीडिया पर अनुचित तरीके से हिजाब पहनने या इसे न पहनने वाली महिलाओं पर 20 महीने के औसत वेतन के बराबर जुर्माना लगाया जाए। कानून का उल्लंघन करने वालों को 10 दिनों के भीतर हर्जाना भरना होगा, वरना पब्लिक सर्विसेज पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही गई है। हेल्थ सेक्टर से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल भारत ने पहली स्वदेशी तौर पर विकसित एंटीबायोटिक दवा तैयार की है। नाम दिया है नेफेथ्रोमाइसिन। इसे वॉकहार्ट कंपनी ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल BIRAC के सहयोग से विकसित किया है। नेफेथ्रोमाइसिन का उपयोग कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया CABP के इलाज के लिए किया जाएगा। CABP आमतौर पर वल्नरेबल पॉपुलेशन जैसे बच्चे, बुजुर्ग और कैंसर तथा डायबिटीज से पीड़ित लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, उनके इलाज के लिए नेफेथ्रोमाइसिन का यूज किया जाएगा। नेफेथ्रोमाइसिन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR की समस्या का समाधान करने में भी मदद करेगी। यह एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन से 10 गुना अधिक प्रभावी है और इस दवा को AMR यानी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से भारत की लड़ाई में एक अहम नवाचार माना जा रहा है। नेफेथ्रोमाइसिन कई ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस के खिलाफ प्रभावी है। इस दवा को CDSCO की तरफ से निर्माण और मार्केटिंग की मंजूरी मिल गई है, लेकिन मार्केट में आने से पहले इसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से फाइनल अप्रूवल की जरूरत होगी। यह दवा मेकनॉफ ब्रांड नाम से मार्केट में उपलब्ध होगी। AMR की चुनौती का सामना केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। AMR से मतलब है जब बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं तो इसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। AMR के बढ़ने की वजह क्या है? वजह है बेहिसाब एंटीमाइक्रोबियल दवाओं का प्रयोग, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इन दवाओं का प्रयोग होना। जानकार AMR को रोकने का एक ही तरीका बताते हैं, एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को जरूरत पड़ने पर ही और डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर ही लिया जाना चाहिए। इस दिशा में भारत सरकार ने 2017 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस NAP-AMR लॉन्च किया था। 2013 से ICMR का AMR सर्विलांस एंड रिसर्च नेटवर्क इस दिशा में काम कर रहा है। दुनिया प्लास्टिक को लेकर कितनी भी चिंता जाहिर कर ले, लेकिन वाकई में जब इन चिंताओं को हकीकत में बदलकर कुछ प्रोडक्टिव करने की बात आती है तो दुनिया के देशों के बीच सहमति ही नहीं बन पाती। पिछले हफ्ते साउथ कोरिया के बुसान में ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को लेकर एक वार्ता चल रही थी। मार्च 2022 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली ने 2024 के अंत तक प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी लागू करने की बात कही थी। तब से 5वीं और आखिरी वार्ता थी। हालांकि 2024 तक ट्रीटी फाइनल नहीं हो सकी है, लेकिन इसके लिए अगले साल भी वार्ता की जाएगी। इस वार्ता के असफल होने की कई वजहें हैं। एक तो प्लास्टिक उत्पादन के लिए जरूरी रसायनों के प्रोडक्शन पर रोक को लेकर सहमति नहीं बन पाई। दूसरा, प्लास्टिक उत्पादन पर प्रतिबंधों को लेकर भी सहमति नहीं बन पाई। इस वार्ता में भारत ने भी कुछ जरूरी मुद्दों को हाईलाइट किया। जैसे भारत का कहना है कि प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए विकसित देशों द्वारा तकनीक मुहैया कराई जानी चाहिए। भारत ने यह भी कहा कि संधि के प्रावधान साफ तौर पर स्पष्ट किए जाने चाहिए, जिससे वर्तमान में जो संधियां प्रभावी हैं वो ओवरलैप ना हो। इसके अलावा भारत का कहना है कि प्राइमरी पॉलीमर का उत्पादन सीधे प्लास्टिक प्रदूषण से जुड़ा नहीं है, इसलिए प्राइमरी पॉलीमर उत्पादन को लेकर कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसके बजाय प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। भारत ने साफ किया है कि प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने और विकासशील देशों के सतत विकास की रक्षा के बीच संतुलन बनाने की भी जरूरत है। देश को 57वें टाइगर रिजर्व के तौर पर रातापानी टाइगर रिजर्व अब मिल गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में फैला ये टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में बाघों के संरक्षण के लिहाज से बेहद अहम है। NTCA ने इसे टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी 2008 में ही दे दी थी।
लेकिन राज्य सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आने में देरी थी। ऐसा दावा किया जा रहा था कि रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नजदीक माइनिंग के चलते इसे टाइगर रिजर्व बनने से रोका जा रहा था, लेकिन अब इसे देश के 57वें टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी देकर इन सभी दावों को शांत कर दिया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में अब टाइगर रिजर्व्स की संख्या 8 हो गई है। ध्यान रहे कि एमपी के पास भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व वाले राज्य का दर्जा लंबे वक्त से है। हालांकि एनटीसीए द्वारा मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित माधव नेशनल पार्क को एमपी के नवे टाइगर रिजर्व के तौर पर भी मंजूरी दी जा चुकी है, पर अब राज्य सरकार की तरफ से उसकी अधिसूचना आना बाकी है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(वी) के मुताबिक राज्य सरकार ही एनटीसीए की सिफारिश पर टाइगर रिजर्व को नोटिफाई करती है। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है महाकुंभ। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है जो हर 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से आयोजित होता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम माना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर मोक्ष की कामना करते हैं। महाकुंभ की तिथियां खगोलीय गणनाओं पर आधारित हैं, जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति खास स्थिति में होते हैं। जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में हो और इस दौरान सूर्य मकर राशि में आते हैं तो कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। इसकी कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था। इसे लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच छीना झपटी हुई, जिससे अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी थीं। इन 4 स्थानों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक शामिल हैं। मान्यता है कि ये लड़ाई 12 दिनों तक चली थी। देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं, इसलिए ये आयोजन हर 12 साल में किया जाता है। 2013 के प्रयागराज महाकुंभ में 12 करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए थे, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना गया था। यह पर्व न केवल भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवंत करता है, बल्कि विदेशियों के लिए भी भारतीय आध्यात्मिकता और विविधता का केंद्र है। कुंभ को 2017 में भारत की तरफ से यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया है। आइए देखें आज का रैपिड न्यूज। हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन रखी गई है। यह थीम नौसेना की आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करती है, ताकि नौसेना की संचालन क्षमता को मजबूत करने के साथ समुद्री सुरक्षा को बेहतर किया जा सके। इसके अलावा यह दिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में भी मनाया जाता है। इस दिन भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के मुख्य बंदरगाह कराची पर हमला किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को जल्द ही लॉन्च करने वाली है, जिसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-59 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी यानी प्रोबा 3 यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है। इसका मकसद सूर्य के कोरोना, उसके आसपास के वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करना है। प्रोबा 3 में 2 सैटेलाइट शामिल हैं, कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट और ऑकल्टर स्पेसक्राफ्ट, और ये दोनों सैटेलाइट लगातार एक ही फिक्स कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करेंगे। मार्च 2023 में शुरू की गई महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस योजना के जरिए 43.3 लाख खाते खोले गए। इस योजना को विमेन और माइनर गर्ल्स के लिए शुरू किया गया था। इसका मकसद महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता दिलाने के साथ उनका वित्तीय समावेशन करना है। योजना के अनुसार महिला स्वयं या माइनर गर्ल के लिए खाता खोल सकती है। इस योजना के तहत 1 लाख न्यूनतम और 2 लाख तक अधिकतम धन जमा किया जा सकता है, जिस पर 7.5% का फिक्स्ड ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा। फिलहाल इसे 2 साल की अवधि के लिए शुरू किया गया है, जिसमें खाता खोलने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हाल ही में नाज़का जियोग्लिफ की खोज को तेजी से पूरा करने में मदद किया है। नाज़का लाइन भूमि पर बनाए गए बहुत बड़े डिजाइन हैं, जिन्हें पत्थरों, बजरी, मिट्टी या लकड़ी जैसी सामग्री से बनाया गया था। ये पेरू के रेगिस्तानी तटीय क्षेत्र में लीमा से लगभग 400 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित हैं। इन लाइन्स को 1920 के दशक में खोजा गया था, जो कि प्रकृति और मानव कल्पना से जुड़े जीवों को दर्शाती हैं, जैसे मकड़ी, बंदर, लिजार्ड और किलर व्हेल आदि। इनमें पेड़ पौधे और कुछ ज्यामितीय आकार भी देखे गए हैं। आपको बता दें कि इन लाइन्स को 1994 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।
नामीबिया में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन पार्टी की नेटुम्बो नंदी नदैतवाह ने देश के 8वें राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की और वे इस जीत के साथ नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। 72 वर्षीय नंदी नदैतवाह वर्तमान में उपराष्ट्रपति पद पर काबिज हैं। वे 1990 में दक्षिण अफ्रीका से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से नामीबियाई राजनीति में एक प्रमुख नेता रही हैं। नामीबिया अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है जो दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और अंगोला के साथ सीमा साझा करता है और मकर रेखा इस देश के बीच से होकर गुजरती है। आइए देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल, हाल ही में नेटुम्बो नंदी नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया या फिर ग्रीस? और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत की तरफ से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जगह नहीं दी गई है? गरबा, कुंभ, योग या फिर लावणी? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंधित थे? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर उत्तराखंड? सही जवाब है बिहार, यानी विकल्प ए। और अगला प्रश्न था, मिशन स्पंदन को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना, देश में आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा देना, साइबर सुरक्षा या फिर महिला सुरक्षा? सही जवाब है विकल्प ए, नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।